Hello everyone, today we have AR20 RJS 2025. हमारे सामने है कृष्णा। यस कृष्णा, क्या फील हो रहा है आपको? कैसा फील हो रहा है? RJS 2025 आपने निकाल लिया है, 20th रैंक आप लेकर आए, कैसा फील हो रहा है आपको? अभी तो सर बहुत अच्छा फील हो रहा है और बहुत ब्लेस्ड भी फील हो रहा है। काफ़ी चैलेंजिंग भी था और काफ़ी चीज़ सीखने को मिली, काफ़ी गलतियाँ भी हुई और काफ़ी अब तो बहुत खुश हैं, फैमिली मेम्बर्स भी बहुत खुश हैं। ओके, मिक्स्ड फीलिंग है अभी आप? मिक्स्ड फीलिंग है अभी। ओके, तो अभी सेलिब्रेशन अभी चल रहा है अभी तक? अभी सेलिब्रेशन फैमिली मेम्बर्स कर रहे हैं, मैं तो अभी जनरली रहता भी नहीं हूँ सेलिब्रेशन मोड में। आई एम अ लिटिल इंट्रोवर्ट इन दैट सेंस, बट हाँ अंदर से है कि हाँ थोड़ी सेलिब्रेटरी फीलिंग है और फैमिली मेम्बर्स को देख के और खुश हो जाते हैं। ओके, वेरी गुड। जी। एक चीज़ बताइए कि आपकी जर्नी कैसी रही? मतलब यू हैव लॉ ग्रेजुएट रिसेंटली एंड यू हैव रैंक 20 आपकी आई है, तो इसमें ये जर्नी कैसे रही? कि ग्रेजुएशन से लेके आरजेएस का शुरू से सोचा था या क्या प्लान आउट था? So I initially entered into law with the goal of becoming a judge. आप लॉ स्कूल में जाते हैं तो कई चीज़ें सीखते हैं, आप कई चीज़ें एक्सप्लोर भी करते हैं, आप इंटर्नशिप्स करते हैं, लॉ फर्म्स में भी जाते हैं। मैंने 4th ईयर में डिसाइड कर लिया था कि हाँ फाइनली अब सिविल जज को स्टार्ट करेंगे हम प्रिपरेशन। उसी अकॉर्डिंग मैंने मेजर सब्जेक्ट्स की लॉ स्कूल में ही मेरे खुद के नोट्स में प्रिपेयर करता था। फाइनल ईयर जो था मेरा 5th ईयर, अगस्त 2024 में ही मैंने फुल फ्लेज प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब वैकेंसी नेक्स्ट ईयर आ सकती है, जो कि आ भी गई थैंकफुली। और मैंने अगस्त में ही JG1 रिकॉर्डेड बैच को ज्वाइन करा था। स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ मेजर सब्जेक्ट्स करे थे पिछले 2024 के सिलेबस के बेसिस पे। फेब में जो नोटिफाई हुआ उसमें जो कुछ नए सिलेबस में थे, फिर मैंने नए सब्जेक्ट्स को भी प्रिपेयर करना स्टार्ट करा। जब नोटिफिकेशन आया और आपने देखा कि इतने सब्जेक्ट ऐड हो गए हैं, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन कैसा था? फर्स्ट रिएक्शन ऐसा था कि चैलेंजिंग था कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, बट ये था कि कोई टाइम फ्रेम नहीं था प्री के लिए, तो ये था कि हाँ चलो अभी थोड़ा बहुत समय है, कि बिल्कुल जल्दी भी नहीं है, थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी भी थी, इसलिए थोड़ा रश करके भी करना पड़ा। और प्रीलिम्स के लिए क्योंकि थोड़ा बहुत मेमोराइजेशन स्किल्स चाहिए आपको, वो टेस्ट होती हैं, तो वही मेन डिफ़िकल्टी थी। क्योंकि जो माइनर एक्ट्स हैं वो काफ़ी, जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट हम लॉ स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, हम लैंड रेवेन्यू एक्ट लॉ स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हम पढ़ते हैं बट उतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स थे जो थोड़े से चैलेंजिंग थे। ओके, प्री मेंस एंड इंटरव्यू तीनों में कंसिस्टेंटली मार्क्स लेकर आना, तीनों की अलग अलग स्ट्रैटेजी रही है या सब सेम स्ट्रैटेजी को हमने फॉलो किया है? प्रीलिम्स के लिए तो मुझे जो गाइडेंस मिली थी वो यही थी कि आप डायरेक्ट पे ही फोकस करें तो बेनिफिशियल रहेगा आरजेएस के लिए। मैंने पास्ट ईयर पेपर्स भी देखे और मुझे भी यही लगा कि मोस्टली क्वेश्चंस डायरेक्ट से ही पूछे जाते हैं। केस लॉज कभी कभी पूछे जाते हैं, इस बार नहीं पूछे गए थे। मेरा ये था कि हिंदी के जो लैंग्वेज है हम क्योंकि उससे थोड़ा टच में नहीं रहते हैं, खासकर CBSE वाले स्टूडेंट्स जो कि 10th के बाद नहीं पढ़ते हैं, तो हिंदी पे मैंने थोड़ा सा फोकस करा, क्योंकि हिंदी में ग्रामर जो पोर्शन है, खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उनमें आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है अगर आपको प्री क्वालिफाई करना है। तो इंग्लिश में एज सच मुझे इतनी डिफिकल्टी नहीं थी, बट उसके लिए भी मैंने प्रैक्टिस करी थी। ओके, और मेंस के लिए आपने? जी, मेंस के लिए ऐसा था कि मेरे खुद के सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स थे, उन्हीं से मैंने पढ़ा था। कमेंट्रीज मैंने एज सच रेफर नहीं करी ड्यूरिंग प्रिपरेशन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लिया था। समय भी कम था, इतना टाइम भी नहीं था, सब्जेक्ट्स ज़्यादा थे, तो मैंने इस प्रिपरेशन जो अभी मैंने करी 2025 के लिए सिर्फ अपने नोट्स पे ही मैं रिलाई कर रहा था। जी ठीक है। और इंटरव्यू में जब वो 15-20 मिनट थे इंटरव्यू के, उस वक्त अपना स्टेट ऑफ माइंड क्या रहा आपका? मतलब आपको लगा कि क्वेश्चन में फंस रहा हूँ या ऐसा कुछ? इंटरव्यू के लिए ऐसा था कि मुझे जो गाइड करा गया था पिछली जो बैच जो अब जुडिशल ऑफिसर्स बने थे 2024 में, उनके द्वारा भी, कि इंटरव्यू के लिए देखो एज सच कोई सिलेबस नहीं होता। आप जितना आपको आता है वो आता है, आप बस मेजर पोर्शन जो है वो उसको रिवाइज कर लीजिए, करंट अफेयर से अपडेटेड रहिए। राजस्थान में जीके भी पूछी जाती है, बट वो पैनल टू पैनल डिपेंड होता है। मुझसे जीके नहीं पूछी गई थी पैनल मेंबर्स द्वारा, मुझसे लॉ के ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। अच्छा। और एक चीज़ ये रहती है कि जब आप जाते हो तो वहाँ पे आप 12 बजे का मेरा रिपोर्टिंग टाइम था, बट मुझे ये बताया गया था कि पिछली बार 7:30-8 बजे तक भी लोगों ने वेट करा है। मैं तो ये होप करा था कि मेरा ना हो, बट आई वाज द लास्ट टू गो फॉर दैट पैनल। अराउंड 6 PM आई गॉट माई स्लॉट। तो वहाँ पे मेरा जो मेंबर्स होते हैं वहाँ पे उन्होंने बुलाया, पहले हम एक ही हॉल में बैठे रहते हैं, तो उतना डर नहीं लगा था। लेकिन जब आप बाहर बैठे रहते हैं, जब आपको किसी वक्त अंदर बुला सकते हैं, उस टाइम थोड़ा सा मुझे डर लगा होगा। जी ठीक है। बच्चों को एक आरजेएस में बहुत ही मेजर फॉल हमने देखा बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज पोर्शन।
स्पेसिफिकली ये प्रॉब्लम आती है कि इंग्लिश वाले को हिंदी बहुत डिफिकल्ट लगती है, हिंदी वाले को इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट रहती है। तो ये कैसे प्री में इस चीज़ को हम कैसे निकालें? देखिए प्री के लिए जो मैंने करा था हिंदी में, यूट्यूब पे आजकल बहुत सारे बहुत सारे रिसोर्सेज पढ़ाते हैं, हैं। हाँ। मेरी जो थी मेजरली हिंदी वीक थी। हिंदी के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। आप ये को बताइए कि अब जेजी जो है उसने आपकी जुडिशरी गोल्ड जो है उसने आपकी किस तरह से हेल्प करी? मतलब आपने सब सारे टीचर से पढ़ा है यहाँ पर, तो हर सब्जेक्ट में आपको कहीं ऐसा लगा कि यार मुझे और कहीं और से भी हेल्प लेनी है, या आपने सोचा कि नहीं ये मुझे पढ़ाई इनफ है? देखिए सबसे पहले तो मैं सीपीसी के लिए सौरभ सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स फॉर सीपीसी सौरभ सर। मैं रिकॉर्डेड क्लासेस सुनता था, जैसे कि मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं सीपीसी के बाहर उनसे जाऊँ। इसी तरह से आप क्रिमिनल प्रोसीजर में आएंगे तो बीएनएसएस जो थे वो हमारे चिन्मय सर ने पढ़ाया था। चिन्मय सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, प्रोसेस के साथ पढ़ाते हैं और उनके नोट्स भी काफ़ी मोर देन सफिशिएंट होते हैं। केस लॉज भी उसके अंदर रहते हैं। सीपीसी में हम उतने केस लॉज जनरली हर स्टेज पर रेफर नहीं करते, लेकिन क्रिमिनल जो प्रोसीजर है बीएनएसएस उसमें हर स्टेज पे जनरली केस लॉज आप रेफर करते हैं, तो वो सर करवा देते थे। बीएनएस के लिए सत्येंद्र सर की क्लासेस मैंने ली थी, पर वो मैंने क्रैश कोर्स वाली ली थी क्योंकि समय मेरे पास उतना था नहीं और मेरे पास नोट्स अवेलेबल थे। माइनर के लिए देखिए बेयर एक्ट्स मोर देन सफिशिएंट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जैसे लिमिटेशन जो कि थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, वो भी सौरभ सर ने ही ली थी। लिमिटेशन की मेरी क्लास जो थी। कॉन्ट्रैक्ट के लिए कनिष्क सर ने ली थी क्लासेस। कॉन्ट्रैक्ट भी सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, उसके लिए भी मुझे जरूरत नहीं पड़ी बाहर जाने की। बस थोड़े बहुत केस लॉस जो थे वो मैंने रेफर करे थे अपने नोट्स से। बाकी जो माइनर एक्ट्स थे उसके लिए मैंने सिर्फ बेयर एक्ट पे ही फोकस करा था। जी ओके, अब आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो इस ईयर अपीयर होने वाले हैं 2026 में, और जो 3 साल का प्रैक्टिस है, इन दोनों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो अब तैयार करने वाले हैं, क्योंकि अब जो बच्चे वो होंगे जो 3 ईयर के प्रैक्टिस के साथ आएंगे, तो आप क्या उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए आरजीएस स्पेसिफिक तो मैं कहूँगा कि आरजीएस अब तक जो पैटर्न रहा है और इस साल भी प्रीडोमिनेंटली वो बेयर एक्ट ओरिएंटेड ही क्वेश्चंस होते हैं, प्री में भी और मेंस में भी। तो अभी अगर अगले साल वो चेंज कर देते हैं तो उसका मैं कह नहीं सकता, लेकिन अभी तक जो पैटर्न चला उसके हिसाब से बेयर एक्ट ही आपको मेन फोकस करना चाहिए फॉर आरजेएस। केस लॉज आप रेफर कर सकते हैं। मैंने बुक जो रेफर करी थी वो थी समर्थ अग्रवाल की परीक्षा मंथन की जो रिसेंट केस लॉज की बुक होती है वो। आप एससी ऑब्जर्वर वेबसाइट को भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे से आपको सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को बहुत डिटेल में आपको बता देंगे। लाइव लॉ आप टाइम टू टाइम रेफर करते रहे फॉर रिसेंट जजमेंट्स, जो कि पूछे नहीं जाते हैं बट दे कैन गेट यू ब्राउनी पॉइंट्स। तो यही रहेगा सर मेंस के लिए। तो प्री के लिए सिर्फ बेयर एक्ट सफिशिएंट होता है, और इंटरव्यू के लिए जैसे मैंने कहा कोई सिलेबस नहीं है। आप राजस्थान के हैं तो आप साथ के साथ राजस्थान को पढ़ते रहें ऊपर ऊपर से कि हाँ सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है। आप जिस जिले से आते हैं उसके बारे में सर थोड़ा बहुत देखिए। अगर आप राजस्थान से हैं तो घूमने का कौन कौन से किले हैं, हमारे रीति रिवाज हैं। आप लोकल होंगे तो आप समझते होंगे। हाँ, कल्चर हमारा जो है, हमारा खाना पाना जो है एकदम अलग होता है। जी सर। ठीक है। एक और चीज़ कि हम जो ये 3 ईयर का रूल आ चुका है, इसमें से बच्चे अब थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम प्रैक्टिस कैसे हो जाए, तैयारी करें, तो दोनों को मैच कैसे करें? क्या हम दोनों साथ में कर सकते हैं? देखिए आप दोनों साथ में कर सकते हैं इन द सेंस कि आप थ्योरी पार्ट करते रहें कवर। प्रैक्टिस में क्या होता है, मोस्टली प्रोसीजरल लॉ आपके एडवोकेसी में ज़्यादा काम। अब जैसे मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन मैंने प्रैक्टिस नहीं करी है, और जितनी मैंने इंटर्नशिप्स करी है उस दौरान जो मुझे लगा लिटिगेशन के अंदर प्रोसीजरल लॉ जो मेजर होता है वो होता है आपका। रिसर्च जो बेस्ड होते हैं वो आपके केस टू केस वेरी करते हैं, और जनरली बहुत नीश एरिया में भी वो चले जाते हैं, जो कि जुडिशरी में जनरली नहीं पूछा जाता है। बिल्कुल जुडिशरी में ओवरव्यू रहता है, आपको मेजर प्रोसेस पता होना चाहिए। वो नीश एरिया से एटलीस्ट आरजीएस में तो बहुत ही कम पूछा ही नहीं जाता। तो आप साथ के साथ कर सकते हैं। आप 2-3 घंटे निकाल लीजिए। 3 साल एक जो नए फ्रेशर्स हैं उनके लिए लंबा समय है। जिनकी प्रैक्टिस हो चुकी है वो तो ऑलरेडी काफी नॉलेज होगी उनके पास, तो उनके लिए तो बस यही सजेस्ट करूंगा जो मैंने बताया है कि प्री के लिए आप डायरेक्ट पे रहें, मेंस के लिए आप थोड़े बहुत आपके नोट्स होंगे वो प्रिपेयर करें और रिवाइज करते रहें। अभी तक जो पैटर्न है वो डायरेक्ट ओरिएंटेड है। लास्ट हमारे स्टूडेंट्स को आप एक स्केड्यूल बता पाएंगे कि क्या क्या वो किस किस तरीके से पहले मेजर पढ़े, माइनर, लैंग्वेज, तीनों को साथ कैसे लेके चलें? बस एक लास्ट आप बता पाएँ तो। जी देखिए सबसे पहले मैं कहूँगा मेजर सब्जेक्ट जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि सुप्रीम लॉ है अपने देश का, और उसके बारे में आपको सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए एज अ लॉ स्टूडेंट। ठीक है। उसके बाद आप बेसिक जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टीपीए हो गया, ये पढ़ लीजिए। फिर आप आइए सीपीसी पे और आईपीसी और सीआरपीसी। पहले आप आईपीसी पढ़ लीजिए जो बीएनएस हो चुका है, उसमें आप सब्सटेंटिव लॉ का पता चल जाएगा। फिर आप आइए
CRPC पे जो CRPC BNSS हो गया, और उसके साथ ही अगर आप CPC पढ़ेंगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। मेरे लिए प्रेफरेबल ये था कि मैं साथ के साथ ही कर लूँ। ये लोगों पे भी डिपेंडेंट रहेगा कि उनको कैसा लगता है। जनरली मैं कहूँगा कि हाँ, फिर आप प्रोसीजरल लॉ को पढ़ें, फिर माइनर एक्ट्स को आप देख लीजिए। हो सकता है इवनिंग में आप 1 घंटा निकाल लीजिए। यही सर मैं शेड्यूल फॉलो करता था। और सेम लैंग्वेज के लिए भी 1 घंटा आपको रेगुलर लैंग्वेज के लिए देखिए, आपकी जो वीक लैंग्वेज है आप उस पर ज़्यादा फोकस करिए, Focus करें। प्री के टाइम पे भी और मेंस के टाइम पे भी। बिल्कुल। और आंसर राइटिंग मेंस के लिए नॉन नेगोशिएबल है, आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा, वो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए नहीं, सबसे मेजरली आपके टाइम के लिए। बिल्कुल। जी। थैंक यू सो मच, आपको एक बार you so much, वापस sir। बधाइयाँ AI20 के लिए। देखिए जी ने जो हेल्प करी है उसके लिए हमें बहुत गर्व फील हो रहा है कि ये हमारे स्टूडेंट रहे हैं। इसीलिए इन्होंने जो भी आपको गाइडलाइंस बताई है, आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट जो अपेयर हो रहे हैं अपकमिंग आरजेएस एग्जाम्स के लिए, वो इन सब चीज़ों को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।